जय हिंद मेरे दोस्तों। तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अपडेटेड इंडिया पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे जो सेल हमारी चल रही थी ए टू जेड साइंस सीरीज चल रही थी। साइंस का बैच चल रहा था जिसके अंदर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर थर्ड है सेल के ऊपर और हमारा डे कौन सा है आज? फोर्थ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे के सारे पीछे लेक्चर्स देखे होंगे, क्योंकि अगर आपने पीछे लेक्चर नहीं देखे तो आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल रहने वाला है इसमें समझना। बाकी अगर आपने पिछले लेक्चर सारे देख रखे हैं तो आपको ईजिली बिल्कुल सारा समझ में आएगा। और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपको हर एक एग्ज़ाम हाई से हाई लेवल का आपको प्रोवाइड करने का। आपका ये क्या है कि और अगर कोई बच्चा जैसे कि +1 या +2 में है तो वो भी इसके लिए इसके गो थ्रू हो सकता है। तो उसको बेसिक जो साइंस में हमारे आता है या फिर जो +1 +2 में बेसिक्स में बायोलॉजी में आता है तो उससे गो थ्रू होके वो आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ कैरी ऑन कर सकता है। उससे इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आज शुरू करते हैं अपना जो आज का है। तो हमने जो कल तक है वो सेल्स की ऑर्गेनेलीज हमने 2 या 3 ऑर्गेनेलीज कर चुके थे। हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक कवर कर लिया था। तो आज हम उससे आगे कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो अब तक वीडियोस में हम देखते आ रहे हैं कि जो हमारा सेल होता है वो सेल कुछ इस टाइप से दिखता है, यानी किसी गोल। ठीक है, और मैं इस गोल के अंदर एक गोल बना देता हूँ। अब ये जो गोल है आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको हमारा क्या कहा जाता है कि एक तरीके से ये मान के चलिए कि ये हमारा सेंटर्ड है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो जो इस सेंटर पॉइंट को क्या नाम दिया गया है हमारे पास? न्यूक्लियस। क्या बोला गया है? न्यूक्लियस। तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक रहने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर कोई बंदा अपनी बॉडी के बारे में जानने का इच्छुक है कि ये चीज़ कैसे हो जाता है, यार अगर हमारा हाथ भी मूव कर रहा है तो वो कर कैसे रहा है? कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। दिल कंट्रोल नहीं करता भाई, दिल पंप करता है। अगर बंदों के आता है कि यार मेरा दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे दिल नहीं टूटता। वो होता क्या है? वो सारा का सारा जो खेल होता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स का होता है, न्यूरो केमिकल्स का होता है। ठीक है, हमारे पास जो हमारे अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं उनको होता है काम। ठीक है, हमारा दिल दाल नहीं टूटता यार। तो उसके बाद क्या आता है? हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए। तो न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। यानी कि हमारी जो सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा न्यूक्लियस। यानी कि जो ये न्यूक्लियस है ना, ये हमारा ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है। अब सबसे पहली बात वही, अब थोड़ा सा बोरिंग वाला काम कि न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किसने किया था? आपको बाकी इसको है ना वो नहीं बनाना क्या कहा कि बोरिंग। ये होता है कि हाँ कि ठीक है, इसमें ये चीज़ थोड़ा बोर कर जाती है कई बार बंदों को कि डिस्कवरी और इसने की थी, इसने याद रखा था, नाम याद रखना पड़ेगा, ये है वो। ज़्यादा नहीं रखना, मिलते जुलते ही नाम होते हैं। बाकी एक पेज पे लिख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, डिस्कवरी किसने की थी इसकी? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्या है न्यूक्लियस? इसको केंद्रक भी बोला जाता है, यानी कि जो सेंटर में है एक तरीके से, ये मान के चलो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जो हमारा न्यूक्लियस है, ब्रेन ऑफ द सेल है। ब्रेन क्या करता है हमारे पास? कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन बनाता है। ठीक है, तो कंट्रोल और क्या कर रहा है दूसरा? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसका ये भी काम हो गया। अब उसके बाद जैसे कि हमारे पास क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया था, उसके पास खुद का क्या था? ओन डीएनए था। लेकिन हमने वहाँ पे 3 पढ़े थे कि 3 के पास खुद का डीएनए होता है, ओन डीएनए होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? इसके पास खुद का डीएनए होगा, ओन डीएनए। अब अगर इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें तो ये बस ये भी एक अंदर से ऐसे कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसके अंदर एक और होगा छोटा सा बिल्कुल, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। अब एक चीज, न्यूक्लियस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट था? प्लाज्मा। उसको क्या बोलते थे? साइटोप्लाज्मा। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंस होगा? न्यूक्लियो प्लाज्मा। ठीक है, अब इसके अंदर जो डीएनए है वो आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएंगे कि यहाँ पे है।
ठीक है, यहाँ पे भी है, ये डीएनए इसका पड़ा है, यहाँ पे भी है, अलग अलग जगह में इसका क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। डीएनए को क्या बोलते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होता है डीएनए, डीएनए क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कई बार बहुत बेसिक अगर आपका पेपर है तो उसमें पूछ लिया जाता है डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, बहुत कम पूछते हैं लेकिन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो यहाँ मेम्ब्रेन कौन सी होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका खुद का डीएनए हो गया, प्रेजेंट क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी साइड साइड में, और न्यूक्लियोइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मैं एक दिन क्या करूँगा आपको, जैसे हमारा सेल ऑर्गेनिज्म वाला ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा ना, तो उस दिन मैं आपकी एक स्पेशल क्लास आपके डायग्राम्स पे रखूँगा। ठीक, जिसमें मैं आपको प्रॉपर लैपटॉप में या फिर पीसी में आपको स्पेशल डायग्राम्स को 3D में दिखाने की कोशिश करूँगा, कि आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल एक सिंगल आपको समझ में आ जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वो किस तरीके से है। एक साथ तो मैं आपको अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन बाद में एक क्लास स्पेशल इसके लिए जरूर रखूँगा मैं आपकी। ठीक है, तो फिलहाल ये समझिए, उस टाइम आपको बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे कैसे कैसे हैं। ठीक, तो इसका क्या हो गया, ऑन डीएनए हो गया। और एक और चीज़, जो हमारे पास न्यूक्लियस है ना, वो 10% टोटल सेल का कवर करता है। ठीक है, अगर ये आपके पास ये न्यूक्लियस इतना है तो ये 10% है, और बाकी का बचा हुआ ये क्या है, 90% है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और बात, जैसे हमारे पास सेल क्या था, सिंगल लेयर्ड था, लेकिन जो हमारे पास वो थी मेम्ब्रेन, वो सिंगल भी थी और बाय भी थी। तो ऐसे ही ये हमारे पास क्या है, बाई लेयर्ड। इससे क्या होता है, बाई लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक और पॉइंट हो गया। अब उसके बाद क्या है, इसको लिक्विड को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मा। ये भी हो गया। अब हमने ये पढ़ा था प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो जो यहाँ पे कैरियो वर्ड था ना, जो एक कैरियो वर्ड होता है, इसको मैंने बताया था आपको, ये वर्ड यूज होता है न्यूक्लियस के लिए। ये बताया था ना मैंने आपको कि ये होता है वर्ड न्यूक्लियस के लिए। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस के लिए क्या यूज हो गया, कैरियो, और स्टडी के लिए क्या होता है यूज, लॉजी। तो क्या हो गया, कैरियोलॉजी। एक और पॉइंट बना लो, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद किसी एक सेल में, कोई भी एक सेल है तो उसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है। क्या लिखेंगे, ओनली वन न्यूक्लियस। ठीक है, इन इज प्रेजेंट इन वन सेल। इतनी बात आ गई समझ में सारी आपको। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, एक बार फिर भी रिवाइज करता हूँ। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बोल जाता है। इसका खुद का डीएनए होता है, 10% जो टोटल सेल है ये कवर कर लेता है। बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो हमने पढ़ा था, इसके जो कैरियो वर्ड था वो यूज होता है न्यूक्लियस के लिए। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को बोला जाता है कैरियोलॉजी। और इसी के साथ हमारे पास जो है कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इतनी सी बात खत्म। और न्यूक्लियस के अंदर प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब बात करते हैं कि जैसे कि हमारे पास और में भी था कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे, कहीं पे ऐसी जगह भी है जो एब्सेंट होता है। वैसे ही क्या न्यूक्लियस भी ऐसी कई जगह है जहाँ पे एब्सेंट होता है? जी हाँ, RBC। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियो क्या होता है हमारा, एब्सेंट होता है। ई न्यूक्लिएटेड बोलते हैं इसको, यानी कि जिसके अंदर न्यूक्लियस की प्रेजेंस ना हो, न्यूक्लियस एब्सेंट हो। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आ जाती है। जो हमारे पास कैमल और जो लेमा होता है ना, इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन याद रखना। और अब वहीं पे आ जाता है कि ऐसी कोई सी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो, तो जो हमारे पास स्लाइम मोल्ड होते हैं ना, स्लाइम
और इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, ये पॉइंट कवर हो गया। इसका एग्जांपल ले लो आप, यीस्ट। यीस्ट इसका बेसिक एग्जांपल मान के चलो, इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। अब एक आपको बेसिक सा डिफरेंस बता देता हूँ कि कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि जीन में, डीएनए में और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, क्रोमोसोम आपने देखा होगा, क्रोमोसोम का कुछ इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो जो जीन होता है ना, जीन, ठीक है, हमारे पास जैसे ये स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास टी हो गया, ये T1 हो गया, ठीक है, ये हमारे पास T1 हो गया, ये T हो गया। तो ये है एक जीन। ठीक है, तो जब जीन कंबाइन हो जाते हैं तो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं वो, डीएनए। यहां पे ऐसे अटैच होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब डीएनए को हम एक, ये मान लीजिए कि हमारे पास डीएनए क्या होती है, एक हिस्टोन प्रोटीन की हमारे पास क्या होगी, एक हमने ऐसे गोलाकार में एक हमने वायर ले ली और इसके ऊपर हमने डीएनए को लपेटा है। क्या करा है, डीएनए को लपेटा है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, जो ये अंदर की वायर है, ये है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए हमारे पास क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, इतना समझ में आया। जीन कंबाइन होकर बनाते हैं डीएनए, डीएनए कंबाइन होकर बनाते हैं क्रोमोसोम्स, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए इज इक्वल टू क्रोमोसोम्स। इतनी समझ में आ गया, इसको भी एक बार नोट कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनेलिस कौन सी थी, हमारे पास ये था, क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट ओरिजिनेटेड कौन सी थी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लेकिन फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल ऑर्गेनेली कौन सी थी, वो था न्यूक्लियस। डिफरेंस है दोनों में, फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था न्यूक्लियस, लेकिन ओरिजिनेटेड कौन सी थी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक आता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस आर ट्रीटेड एज प्रोकैरियोटिक विद इन द यूकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक। तो अब इसमें हमने जो पढ़ा था, ठीक है, ये मैंने सर आपको कल आंसर बताया, तो इसका आंसर क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ये भी याद रखिए। उसके बाद पावर प्लांट किसको बोला जाता है, ये किसको बोला जाता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, लिविंग सेल ऑर्गेनेलिस कौन सी थी, कौन सी थी, माइकोप्लाज्मा। ये पढ़ा था कल, जिसको हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अब एक और क्वेश्चन बन जाता है कि न्यूक्लियस के अलावा आउटसाइड न्यूक्लियस डीएनए किस किस में फाउंड किया जाता है, डीएनए इज फाउंड इन, तीन पढ़े थे मैंने, तीन बताए थे आपको, कौन कौन सा था, न्यूक्लियस तो हमने इसने बता ही दिया, इसके अलावा होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरे कौन से थे हमारे, प्लास्टिड्स। ठीक है, ये भी होगा कवर। अब इसके बाद हमारे पास कंट्रोलिंग सेंटर किसको बोला जाता है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल,
ये मैं आपको वो क्वेश्चंस कराता हूँ जो आपकी क्वेश्चंस किस तरीके से आपको आ सकते हैं। मैंने थ्योरी कराई, अब थ्योरी के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस बहुत ईजी लगते हैं, ये पता है मेरे को। एक बार आप थ्योरी अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस बनाइए, बिल्कुल आसान लगेंगे। ठीक है, कौन सा होता है? न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है इसको? ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन कैसे आएगा? लिक्विड इज कंटेन्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। कौन सा होता है? न्यूक्लियो प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? अब हम इसके बाद एक और चीज़ आपको पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट ऑर्गेनेल में पढ़ते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर हमारे पास हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो ये न्यूक्लियस के जस्ट पास में ये जो हमें देखने को मिलता है, ये जो चीज़ है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आपको दो तरीके के देखने को मिलोगे। एक तो ये हो गया, ठीक है, इन पे यहाँ पे ऐसे से डॉट डॉट से कुछ खुरदरा खुरदरा सा यहाँ पे चिपका हुआ होता है। ठीक है, लगा हुआ होता है। अब इसको दो टाइप के दिख रहे हैं, तो पहले हम हेडिंग बना लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेडिंग डालिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें क्या है? एंडो का मीन्स इनर, ठीक है, प्लाज्मिक प्लाज्मा, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। यानी कि सेल के अंदर, प्लाज्मा के अंदर जो हमारे एक नेटवर्क सा फॉर्म दिखा हुआ बनेगा, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। अब ये हमारे पास दो टाइप का आ जाता है। ठीक है, पहला कौन सा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SER। अब एक स्मूथ हो गया, दूसरा क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER। अब इनमें फ़र्क देखिए कि इनमें डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, जो मैंने अभी ये बताया है ना आपको, तो इसके ऊपर जो ये डॉट डॉट से लगे होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। इनके ऊपर जो चिपके होते हैं, इसके अंदर गड़े होते हैं एक तरीके से। ठीक है, अगर मैं ये मान के चलूँ ना कि आपको एक साइड की वॉल दिखा रहा हूँ, कि ये जैसे मेरे पास वॉल है, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे है, मैंने एक बिल्कुल बारीक सा बिल्कुल यहाँ से उठा लिया, तो इसके ऊपर ऐसे है ना, ये उभरे हुए से होंगे। ये क्या होते हैं हमारे पास? ये होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स। इसको सिर्फ इतना समझिए कि इसके ऊपर राइबोसोम्स गड़े हुए थे, जिसकी वजह से इसको रफ बोला जाता है। अब इसके ऊपर कुछ गड़ा हुआ है, तब मैं अगर इसको फेरूंगा तो वो उभरा हुआ सा लगेगा। ठीक है, यानी रफ होगा, हाथ फेरने पता लगेगा। लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये स्मूथ होगा, बिल्कुल इसके ऊपर हाथ फेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्मूथ होगा। ठीक है, तो जो स्मूथ और इसमें क्या है डिफरेंस, क्या आ गया? पहला तो इसके अंदर क्या होता है? रफ के अंदर राइबोसोम्स क्या हो गए? प्रेजेंट। ठीक है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर क्या हो गया? राइबोसोम्स क्या हो गए? एब्सेंट। सिंपल सी बात है, रफ में क्या हो गया? प्रेजेंट। अब हमारे पास क्या होता है कि राइबोसोम्स का काम क्या होता है, कि अगर है तो काम क्या है भाई? ठीक है, अब यहाँ पे आती है बात जिम वाले बंदों के लिए, जो जिम करते हैं। अब वो बोलते हैं कि भाई प्रोटीन खाओ, प्रोटीन, तो प्रोटीन बनाने का काम ही हमारे कौन करते हैं? राइबोसोम्स। इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या बनाते हैं हमारे पास? प्रोटीन बनाते हैं। जो सेल के अंदर जो प्रोटीन सप्लाई करने का काम, बनाने का काम होता है, वो कौन होता है? राइबोसोम्स करते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल न्यूक्लियस के हमारे जड़ में आपको दिखेंगे एक तरीके से। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। वहीं जिनके स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करेंगे? अब इसके पास राइबोसोम्स की एब्सेंस है, अब ये प्रोटीन तो बनाने से गए, तो ये बनाते हैं लिपिड। क्या करते हैं? लिपिड की फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? लिपिड की फॉर्मेशन करते हैं। अब जो ये प्रोटीन और जो राइबोसोम्स बन रहा है ना, ये पैकेट्स में बनता है, पैकेट्स। ठीक है, अब वही बात है, अब मैंने कहा आपको कि आपने कुछ सामान बनाया, तो उसको आपने फैक्ट्री में बनाया, फैक्ट्री में बनाने के बाद उसको फिर आप पैकेट्स में फिल करोगे या उसकी पैकिंग करोगे, उसके बाद आगे भेजोगे। तो वैसे ही जो ये प्रोटीन और ये जो लिपिड है ना, ये क्या करता है? ये पैकेट्स में बनता है। तो इनको पैकेट्स में बांधने का काम कौन करता है?
ठीक है। तो अब कोई ना कोई चाहिए पैकेट्स में बांधना, और तो अगली हेडिंग बनाओ हमारे पास यहीं पे, इसको लिंक करके चलते हैं, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर से दिखने पे स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ना, तो ये इसी तरीके से आ जाएगा, ये कुछ ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ ऐसे जा रहा, ये इसी, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब जो ये क्या करता है गोल्गी बॉडीज, इसकी ये बनाता है पैकेट्स, ठीक है, इस तरीके से। जो ये गोल्गी बॉडीज का ये वाला साइड है ना, ये थोड़ा सा न्यूक्लियस की साइड रहता है, और ये इस तरीके से रहता है ताकि न्यूक्लियस को मतलब कवर करके रखे। अब ये जैसे ही प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, प्रोटीन को एक किस में फॉर्म में बनाता है, गोल्गी बॉडीज जो है, ये जो किसी फॉर्म में तो बनाएगा, अब पैकेट्स के फॉर्म में बनाता है। अब इन पैकेट्स को क्या बोला जाता है, वेसिकल्स। क्या बोला जाता है, वेसिकल्स। अब यानी कि ये है तो इसको बोलेंगे हम वेसिकल्स, ठीक है। अब गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। इतना एक बार समझ में आ गया, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, स्मूथ, रफ। स्मूथ के हमारे पास क्या होता है कि लिपिड की फॉर्मेशन करता है, रफ के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, तो वो प्रोटीन की फैक्ट्री है, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। बस इतना सा काम है। उसके बाद प्रोटीन या फिर लिपिड को आगे सप्लाई कौन करता है, गोल्गी बॉडीज करते हैं, ठीक है। गोल्गी बॉडीज क्या करते हैं, इनको पैकेट बनाते हैं। पैकेट को क्या बोलते हैं, वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि लिपिड और ये, और उसके बाद इनको आगे सप्लाई करते हैं। अब गोल्गी बॉडीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गोल्गी बॉडी का। अब इसमें आपको पता चलेगा कि, ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब वही बात, सबसे पहले गोल्गी बॉडीज हमारे पास आई, ठीक है। तो अब जब गोल्गी बॉडीज आ गई तो डिस्कवर किसने किया भाई, डिस्कवर किसने किया, इसने, इनको किया था कैमिलो गोल्गी, ठीक है। अपने ही नाम पे एक तरीके से मान के चलो, इन्होंने किया था, कब किया था, 1898 में, ठीक है। तो जो हमारे पास गोल्गी बॉडीज होती है ना, हमारे पास एडवांस सेल कौन से होंगे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हमारे पास होंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो होंगे एडवांस सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। तो हर एक यूकैरियोटिक में गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है। इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब गोल्गी बॉडीज प्लांट्स में भी पाई जाती है, ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है। क्या होते हैं, प्लांट्स। अब गोल्गी बॉडी का मैंने आपको एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया था कि क्या होता है, कुछ इस तरीके से बताया था मैंने आपको, ठीक है। ऐसे कर लीजिए। उसके बाद जो हमारे पास, हमने एक, याद करो, हमने कुछ पढ़ा था कि कोई नाम पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो तो वो क्या था, क्रिस्टे। क्या था, क्रिस्टे। कहाँ पढ़ा था ये क्रिस्टे नाम, ये पढ़ा था हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो ऐसे हमारे पास करके स्ट्रक्चर था ना, तो ऐसे, जो हमारे बर्गर का बोला था हमने जिसको, तो ये जो पढ़ा था ये था क्रिस्टे, ये जो डॉट होता है। अब जो इसके अंदर ये होते हैं, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। सिस्टर्ने, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। इसमें बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। गोल्गी बॉडीज में होता है सिस्टर्ने, और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्या होते हैं, क्रिस्टे। अब जो ये एक हमारे पास सिस्टर्ने होती है, एक जो हमारे पास सिंगल है, इसको हम बोलते हैं क्या, डिक्टियोजोम्स, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम। अब ये क्या बनाना था, वेसिकल्स। ये क्या बनाना था हमारे पास, वेसिकल,
क्या बना रहा था? वेसिकल। ओके, तो जो ये वेसिकल बना रहा था, अब ये वेसिकल होता क्या है? ये भाई वेसिकल बन रही है, ठीक है, तो ये बन रही है, ये होता क्या है? अब हमने क्या कहा था कि गोल्गी बॉडीज़ क्या काम कर रही है? मेनली ये मान के चलो कि आप गोल्गी बॉडीज़ क्या है, कुछ नहीं है, एक ट्रैक्टर है, ठीक है, जो सामान लाता है और एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करता है। लेकिन जो गोल्गी बॉडीज बनाते हैं वेसिकल्स के अंदर क्या होता है? इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब आप बोलोगे कि भाई डाइजेशन तो हमारा स्टमक करता है। ये डाइजेशन हमारा सेल के अंदर करता है। जो हमारे पास हमें जो डाइजेशन की जरूरत है थोड़ी ना कि बॉडी में सेल में भी जरूरत होगी यार कोई डाइजेशन की। तो जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम। लेकिन अगर ये डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा? ये बाहर निकलेगा। अब सिंपल सी बात करो कि जो हमारे पास हमारा स्टमक होता है, स्टमक के अंदर एसिड होता है। अगर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? बवाल मिल जाएगा भाई। बवाल मतलब हमारा पेट खराब हो। पेट जो हमारी एक लेयर होती है ना म्यूकोस, उसको जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्टमक को, तो वो ख़राब हो जाती है। पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं पेट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास सेल ही डैमेज हो जाएगा। तो जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? लाइजोजोम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम है तो इसको हम क्या बोलते हैं? जिस जो हमने वेसिकल्स बने हैं एक तरीके से इसको बोलेंगे लाइजोजोम। क्या बोलेंगे? लाइजोजोम, ठीक है। अगर इसके अंदर क्या होगा? ज़्यादा बन जाएंगे, इंक्रीज कर जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम, तो क्या हो जाएगा? हमारा सेल ख़त्म हो जाएगा। सेल ही हमारा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आसपास की हर जगह को डाइजेशन कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया गया इधर से, ठीक है, इधर से हमारी सेल वॉल भी गई, अगर सेल वॉल आया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गई हमारी, न्यूक्लियस गया, अब बचा क्या है? सेल खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है? लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडियल बैग, यानी कि तो भाई सुसाइड कर देता है, ठीक है, सुसाइडियल बैग ऑफ सेल। अब एक और नाम से बोला जाता है एटम बॉम्ब, ठीक है, ये बोल लो, या स्कैवेंजर बोल लो कि साफ करने वाला एक तरीके से, ठीक है। तो ये है किसका? सेल का। इतनी बात समझ में आई तो लाइसोसोम की। अब वही बात, लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी भाई? लाइसोसोम की डिस्कवरी पहले लिख लिया करो बस। डिस्कवरी किसने की थी? क्रिश्चियन डी डव, इन्होंने इसी करी थी, ठीक है, क्रिश्चियन डी डव, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये होता है सिंगल लेयर, ठीक है, ये सिंगल लेयर हो गया, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की। अब हमारे पास इसका फंक्शन क्या होता है? ये करता है इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर डाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन अगर ये डाइजेशन ज़्यादा बढ़ गया तो हमारा खेल खत्म भाई, सेल खत्म, समाप्त, काम कहानी खत्म, सब कुछ खत्म, ठीक है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, ठीक है। और ये इसका क्या काम होता है कि ये करता डाइजेशन है। लेकिन अगर वही अगर कोई भी चीज़ या कोई भी है, अगर तुम कुछ ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो, अगर तुम खेल रहे हो, अच्छी बात है, खेलो, हेल्थ अच्छी रहती है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में खेलोगे तो भाई दिक्कत देगी। दिक्कत कैसे देगी? आपके पास अपने पढ़ाई के लिए टाइम नहीं रहेगा, या फिर आपको अपनी जो और एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए टाइम नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। इसलिए ज़्यादा अमाउंट में, अगर ज़्यादा यार दवाई अगर लोगे तो दवाई भी ज़्यादा अमाउंट में दिक्कत देगी, ठीक है। कम अमाउंट इतनी भी नहीं लेनी कि हाँ कि वो दिक्कत ही ख़त्म ना हो। अब हमें फॉर एग्जांपल फीवर आया है, ठीक है, हमें क्या आया? फीवर आया है। हमने ले ली 50 mg पैरासीटामोल, ठीक है, तो क्या हुआ कि 50 mg में हमारा सही नहीं हुआ, कम डोज होगी। अब वहीं ले ली 600 mg, ये बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो इसलिए ऐसी लो जो काम करे लेकिन दिक्कत भी ज़्यादा ना दे, ठीक है। तो आज हमने सारा का सारा क्या कवर किया, एक बार वो देखते हैं। शुरू से देखते हैं कि अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, ठीक है। आपको थोड़ा सा रिवाइज भी आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या क्या कवर किया था? पहले सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि सेल फंडामेंटल होती है, ठीक है। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। और हाँ, सेल की एक डिस्कवरी किसने की थी हमारे पास? सेल की रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है ना, याद है ना। सेल के बारे में पढ़ा था, इसका हमने इंट्रो पढ़ा था, ठीक है। इंट्रो के बाद हमने क्या किया था? इसका इंट्रो किया। फिर इंट्रो के बाद हमने इसका क्या किया?
इंट्रो के बाद हमने किया था इसका क्या कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा था, लॉन्गेस्ट था न्यूरॉन, और लार्जेस्ट था ऑस्ट्रिच का एग, और स्मॉलेस्ट था माइकोप्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जो हमारे पास 3 बंदों ने दी थी, कौन थे, श्वानसर, श्रीडेंसर एंड विर्चोसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करा था। उसके बाद हमने सेल डिवीजन पढ़ी थी कि सेल को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से में थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स। उसके बाद हमने कंपोजिशन ऑफ सेल देखे थे, क्या देखा था, कंपोजिशन ऑफ सेल। उसके बाद हम आए थे सेल ऑर्गेनेलीज पे, फिर हमने पढ़ी थी सेल वॉल। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज, सेल वॉल पढ़ी। सेल वॉल के बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया किया था। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमने क्या किया, आज न्यूक्लियस किया है, और इसी में हमने सेलुलर रेस्पिरेशन भी की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है एक बार क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि एरोबिक में आपकी कितनी एटीपी फॉर्म होती है, तो कितनी होती है, 36 to 38 एटीपी फॉर्म होती है, और एनारोबिक में कौन सी थी, 2 एटीपी फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस किया। न्यूक्लियस के बाद हमने क्या किया था आगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके हमने 2 किए थे, कौन कौन से किए थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद हमने किया गोल्गी बॉडीज। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। आज हमने गोल्गी बॉडीज तक कवर कर लिया है। ठीक है, अब कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, कल हम पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में, कि वैक्यूल क्या होता है। ठीक है, वैक्यूल कवर करेंगे। और उसके बाद आज हमने क्या किया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है, हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स के बारे में कल ट्राई करेंगे, पढ़ेंगे। तो कोशिश करना कि एक बार आप ऐसे गो थ्रू हो जाया करो डेली कि हमने अपने नोट्स में क्या क्या बनाया और क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हमें कोई आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल ईजिली हमारा हो जाता है। ठीक है, कल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, जितनी जल्दी आपका हो सके मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर किसी को सेपरेट मेरे से किसी भी टॉपिक के बारे में, कोई भी टॉपिक हमारे पास बायोलॉजी में हो गया, ठीक है, या फिर मैं आपको बी फार्मेसी का भी कोई भी पढ़ा सकता हूँ, बी फार्म हो गया या फिर आपका डी फार्म हो गया। ठीक है, इसके बारे में हो गया, मैथ्स रिगार्डिंग हो गया, थोड़ा सा मैथ्स रिगार्डिंग भी आपको मैं एक सर बता दूंगा। ठीक है, वो बात है कि वो आपके कोई भी डाउट का आपको इजीली सॉल्यूशन दे देंगे। कोई क्लास आपको करवानी है, ठीक है, +2 तक करवानी है या फिर कंपटीशन लेवल पे लेके जानी है, उसका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, अगर किसी और टॉपिक के हिस्ट्री के बारे में अगर आपको कोई सीरीज स्टार्ट करनी है, जियोग्राफी हो गई हमारे पास। ठीक है, यानी कि हमारे पास आपकी जनरल नॉलेज होगी, जीके हो गई। ठीक है, या आपको रीजनिंग के बारे में पढ़ना है, तो उसके बारे में आपको तभी पढ़ाऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको फर्दर क्या पढ़ना है, किस चीज़ की क्लासेस चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं आपको बायोलॉजी की करा रहा हूँ, साथ साथ मैं एक और करा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ बायोलॉजी करा रहा हूँ, जब तक आप कमेंट बॉक्स में ये नहीं बता सकते कि आप क्या पढ़ना चाहते हो इनके अलावा। ठीक है, तो बाकी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। कंप्लीट करते हैं हम जल्द से जल्द A to Z अपनी बैच सीरीज़। थैंक यू सो मच।